नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना नगर निगम की 11वीं बोर्ड की बैठक एक निजी होटल में आयोजित की जाएगी। मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी पार्षद मौजूद रहेंगे और स्टैंडिंग की बैठक में स्वीकृत किए गए एजेंडे को इस बैठक में पास किया जाएगा। सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव के बाद यह पहली बैठक है। इसमें नए चुने गए मेंबर विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। पिछले सशक्त अस्थायी समिति की 22वीं साधारण बैठक में 29 एजेंडों की स्वीकृति मिली थी, उस पर भी चर्चा की जाएगी। कदम कुआं वेंडिंग जोन को किराए को लेकर चर्चा होगी। स्टैंडिंग की बैठक में इस योजना के उद्देश्य से दुकानदारों से किराया वसूलने का निर्णय लिया गया था। साथ ही यह भी तय किया गया था कि किराया निर्धारण से पूर्व बाजार दरों का आकलन करने के लिए मार्केट सर्वे कराया जाएगा, जिसके आधार पर किराया निर्धारित किया जाएगा। इसकी भी रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। वहीं मानसून को लेकर पाइपलाइन और मैनहोल को लेकर भी चर्चा होगी। इससे पहले मानसून के दौरान मैनहोल क्षतिग्रस्त होने की परिस्थिति में कम से कम समय में ऑन स्पॉट रिपेयरिंग का कार्य पूर्ण हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मैनहोल एम्बुलेंस का सुचारू रूप से परिचालन करने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मंत्री के पूर्व होने के बाद बंगला खाली कराना हमेशा से सत्ता और विपक्ष के बीच रंजिश पैदा करता आया है। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला तब सामने आया था जब वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार को बस खासकर अपने अकेले के दम पर निर्दलीय के सहायता से सरकार बनाई थी। तब तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के 11 मंत्रियों ने न्यायालय की शरण ले ली थी। बात वर्ष 2013 की है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के रूप में उभरकर सामने आए थे। उस समय नीतीश कुमार के प्रिय नेता लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी की राजनीति से साइडलाइन कर दिया गया था। यह वही समय था जब नीतीश ने नरेंद्र मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर एनडीए गठबंधन तोड़ दिया था। बीजेपी के भीतर जब अटल आडवाणी की राजनीति को दरकिनार किया जा रहा था, तब नाराज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अप्रैल 2013 में बीजेपी को अल्टीमेटम दिया था कि दिसंबर 2013 तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की जाए। बिहार में बीते दिनों कई जिलों में जमकर बारिश हुई थी। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई थी। लेकिन अब बिहार के मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। राज्य के अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। कहीं कोई बारिश की संभावना नहीं है। राज्य के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य के जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के माने तो बिहार का मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम शुष्क बने रहने की वजह से अगले 2-3 दिनों तक राज्य के कई जिलों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। राजधानी पटना में मौसम सामान्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रह सकता है। बारिश की संभावना न के बराबर है। दिन भर तेज धूप रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के माने तो बीते 24 घंटे के दौरान बिहार के 4 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। राज्य में सबसे ज़्यादा तापमान कैमूर जिले में रहा। 41.4 डिग्री तापमान यहाँ दर्ज की गई है। वहीं भागलपुर में 40.1 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा में 40 डिग्री और रोहतास में 40.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां एक और नोटिस जारी करने के बाद भी राबड़ी देवी आवास खाली करने को तैयार नहीं है, वहीं अब इस मामले में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बहस छिड़ गई है। भवन निर्माण विभाग आवास खाली कराने के नियम समझा रहे हैं तो विपक्ष इसे सरकारी की मनमानी बता रहा है। इन सब के बीच सम्राट चौधरी का भी इस मामले पर बयान सामने आया है, जिसके बाद बिहार में इस मामले में सियासी बवाल मचना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे सम्राट चौधरी ने खुले मन से राबड़ी देवी के आवास खाली कराने के मामले को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि किसी माई के लाल में यह दम नहीं कि आवास को खाली ना करे। हर हाल में आवास को तो खाली करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि यह उनका अपना घर है, लेकिन यह प्रजातंत्र नहीं, यह लोकतंत्र है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ
कार्रवाई करते हुए 8 अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की है। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की मंजूरी के बाद आदेश जारी कर दिया गया है। रोहतास जिले के डेहरी के तत्कालीन अंचल अधिकारियों वर्तमान में सेवानिवृत्त सीमा रानी पर सरकारी भूमि से संबंधित अभिलेखों में जालसाजी कर सरकारी जमीन के बंदरबाट के मामले को विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया गया है। औरंगाबाद के तत्कालीन राजस्व अधिकारी तथा वर्तमान में बक्सर जिले के इटाढ़ी के अंचल अधिकारी संतोष कुमार प्रीतम पर गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि को रैयती बताकर दाखिल खारिज की अनुशंसा करने का आरोप सिद्ध होने पर संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का दंड दिया गया है। गोपालगंज जिले के बरौली में तत्कालीन राजस्व अधिकारी विजय कुमार सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के तत्कालीन अंचला अधिकारी रुचि कुमारी पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा के भूमि को निजी व्यक्ति के पक्ष में दाखिल खारिज करने के आरोप की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच दल गठित की गई है। बिहार में जदयू ने सदस्यता अभियान 2025-28 के तहत बड़ा दावा करते हुए कहा कि पार्टी ने 6 महीने से भी कम समय में 1 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2 जून 2026 तक पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। जदयू ने अपने सदस्यता अभियान 25-28 को बड़ी सफलता बताते हुए दावा किया कि पार्टी ने 1 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि 2 जून 2026 तक प्राथमिक सदस्यों की कुल संख्या 1,01,925 पहुंच गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी की ओर से 6 दिसंबर 2025 को जदयू सदस्यता अभियान 2025-28 की शुरुआत की गई थी। अभियान का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाना और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ना था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य भर में शिक्षकों के तबादले जून महीने के दौरान किए जाएंगे, जिससे हजारों सरकारी स्कूल शिक्षकों को राहत मिलेगी जो अपने निवास स्थानों के करीब पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शेखपुरा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने संबंधित विभाग को 1 महीने के भीतर तबादला प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार महिला शिक्षकों को उनके गृह पंचायतों से सटे पंचायत में तैनात किए जाने की उम्मीद है, जबकि पुरुष शिक्षकों का तबादला पड़ोसी ब्लॉकों में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि शिक्षक अपने घरों और स्कूलों के बीच आसानी से यात्रा कर सकें, जिससे वे शिक्षण और शैक्षणिक जिम्मेदारियों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकें। सरकार ने अभी तक हस्तांतरण नीति या कार्यान्वयन अनुसूची की रूपरेखा बताते हुए कोई विस्तृत अधिसूचना जारी नहीं की है। पटना में स्वच्छ और सस्ते ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। गेल इंडिया फुलवाड़ी शरीफ बस डिपो परिसर में जल्द ही नया सीएनजी स्टेशन शुरू करने जा रही है, जिससे करीब 400 बसों को नियमित ईंधन आपूर्ति मिलेगी। सीएनजी स्टेशन 24 घंटे संचालित रहेगा। इससे बस चालकों और परिवहन निगम को किसी भी समय ईंधन भराने में परेशानी नहीं होगी और बसों का संचालन और अधिक सुचारू रूप से हो पाएगा। इस स्टेशन से लगभग 400 बसों को सीएनजी की नियमित आपूर्ति की जाएगी। इससे बसों के संचालन में सुधार हो गया और डीजल पर निर्भरता भी कम की जा सकेगी। सीएनजी को कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन माना जाता है। ऐसे में इस स्टेशन के शुरू होने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।